नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स में लाइट टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं, जो कथन दिया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, पहला दिया है कि वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। हाँ बिल्कुल, ध्वनि की गति से ज़्यादा तीव्रता होती है प्रकाश की गति में। क्यों? देखिए, ध्वनि की जो गति होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। और वहीं प्रकाश की गति के बारे में बात करें, प्रकाश की चाल के बारे में, तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकंड। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 332 मीटर प्रति सेकंड है और ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हमको पूछा है कि कौन सा गलत है, ये पूछा है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में, देखते हैं कि वह निर्वात में से गुजर सकता है। बिल्कुल, प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों भाई? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम तो है नहीं वहाँ पे, वो तो पूरीतः क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, वो निर्वात है। तो निर्वात से होकर गुजरती है तभी पृथ्वी तक पहुँच पा रही है। तो ये कथन भी क्या है, सही है, ठीक है, ये कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य हो गया। नेक्स्ट बोला है वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, ठीक है, ये बात बोला जा रहा है कि निर्वात में से नहीं गुजर सकता। हमने अभी बात की है कि प्रकाश की किरण निर्वात से होकर गुजर सकती है, तो फिर नहीं गुजर सकता ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमको क्या पूछा है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत निकला? इसका सी वाला जो है स्टेटमेंट वो गलत निकला है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि जब प्रकाश कि कोई किरण प्रकाशता सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह अविचलित रहती है, नॉर्मल की ओर मुड़ती है, नॉर्मल से दूर मुड़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहले प्रकाश किरण कहाँ से जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। हम बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए एक क्या है, कांच का गुटका, आयताकार गुटका है यहाँ पे, ये क्या हो गया इसका नॉर्मल, या इसको अभिलंब भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण जब यहाँ से प्रवेश करेगी, पहले ये इसको देख लेते हैं, ये आपका विरल माध्यम, ठीक है, और ये कांच का गुटका, ये हो गया आपका सघन माध्यम। अब विरल माध्यम से पहले सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब इस तरीके से ये प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, इसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये इधर ना जाके थोड़ा इस तरफ झुक जाती है, ठीक है, इस तरफ क्या होती है, झुक जाती है। झुकने के बाद अब क्या होती है, ये जब विरल से सघन में आई तो माध्यम अभिलंब की तरफ क्या होती है, नॉर्मल की तरफ झुकती है। और जैसे ये सघन से विरल वापस कांच से कहाँ आ गई है, वायु ले रहे थे हम लोग, इसको वायु में आ जाएगी तो ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी अभी कांच से, ये कांच हो गया, कांच से कहाँ प्रवेश करे, वायु में, तब क्या होगा, कांच से वायु में प्रवेश करेगा तो दूर हटेगा, अभिलंब से, नॉर्मल से दूर हटता है, ठीक है। और वहीं उल्टा बात करें, यानी कि विरल से सघन में जब कभी भी आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर मुड़ती है, ये बोला गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु या मछली है, जब वो पानी में डूबी हुई होती है तब क्या होती है, वो अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठती है, ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। केवल इसका आभास होता है उसकी वास्तविक स्थिति। अगर उसकी वास्तविक स्थिति ये है तो ये थोड़ी ऊपर उठी हुई प्रदर्शित होगी। अगर यहाँ पे मछली है तो हमको लगेगा कि ये यहाँ पर है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। ये किसके कारण होता है, ये जिस घटना के कारण होता है, इस घटना का नाम है अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश की किरणों में अपवर्तन होता है, इस वजह से थोड़ा ऊपर उठ महसूस होती है। अब यहाँ पे बोला है कि जब किसी को भाले से मछली को मारना है, फेंक के इस तरीके से मारना है यहाँ पे, तो उसको कहाँ पे, मछली पे कहाँ पे ध्यान लगाना पड़ेगा। मछली की वास्तविक स्थिति ये है, दिख रहा है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट निशाना अगर लगाना है तो थोड़ा मछली की स्थिति से नीचे की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। मछली की स्थिति से नीचे की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा, तब ना एग्जैक्टली यहाँ आके मारेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीधे मछली के जो नीचे, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है। देखिए अब कोई तालाब है, कोई उसमें क्या दिख रहा है आपको, उस जल स्वच्छ जल वाला तालाब है और उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया इसका कारण, आपको अभी बताया मछली के माध्यम से, तो इसका कारण क्या है, अपवर्तन की घटना इसका कारण है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि। देखिए जैसे बारिश होती है तो बारिश के टाइम में जो बिजली कड़कना होता है उसी को कहेंगे क्या, तड़ित। तो वहाँ पे आप देखते हैं कभी भी बिजली कड़कता है तो उसका जो लाइट होता है, ठीक है, वो पहले दिखाई देता है और आवाज़ जो होती है वो बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि लाइट है वो क्या है, प्रकाश, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि के चाल से ज़्यादा होती है। तो प्रकाश की चाल अधिक होने की वजह से पहले हम तक क्या पहुंचता है, प्रकाश पहुंचता है, उसके बाद क्या पहुंचता है, उसके बाद हमारे पास ध्वनि पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो अभी मैंने बताया आपको कि प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए हम तक पहले पहुंचता है वो, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है। देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित किया गया है, म्यू से। ठीक है, इसको म्यू पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, म्यू पढ़ा जाता है। और निर्वात में प्रकाश की गति को c से प्रदर्शित किया गया और उस माध्यम में प्रकाश की गति को v से प्रदर्शित किया गया है। तो जो अपवर्तनांक होता है वो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला है। देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में निर्वात की चाल, निर्वात की चाल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ माध्यम कौन सा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है वो माध्यम होगा। तो यहाँ पर अपवर्तनांक को किससे दर्शाया गया है, म्यू से दर्शाया गया है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाया गया है सी से। ठीक है, और माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये ध्यान रखें, प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उसको दर्शाया गया है v से। तो ये फॉर्मूला आपका बन रहा है म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, ये आपके ऑप्शन सी में है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित के अध्ययन के लिए। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी को बोला जाता है माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप बोला जाता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या होता है, छोटी वस्तुएं हैं उसका अध्ययन करने के लिए। वो क्या करता है, उसको बड़े रूप में हमको दिखाता है। जैसे कोई एकदम ऐसी सूक्ष्म वस्तुएं जिसको हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, उन वस्तुओं को अगर देखना हो तो किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का। तो सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस में चलते हैं, यह पास की वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को, छोटी तथा पास की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा छोटी वस्तुओं को। ठीक है, छोटी वस्तु को क्या देखते हैं, उसमें बड़ा करके देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है वो जेड जॉनसन ने किया था, ये याद रखने वाली बात है, यह याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखना है तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या किया जाता है, दूरबीन का उपयोग किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, इसको कहते हैं बाइनोक्यूलर दूरबीन। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लेंस की क्षमता -2D, 2D का मतलब होता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, लेंस की जो क्षमता होती है उसको मापने की इकाई है डायोप्टर। तो यहाँ पर लेंस की जो क्षमता है वो किस में दे रखा है, -2D दे रखा है। तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर क्षमता पता हो और फोकस दूरी निकालना तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1/d। ठीक है, मान रख देंगे यहाँ पे, d की जगह क्या रखेंगे, ये -2। ठीक है, -2 ये रख देंगे। -2 रखने से कितना आ जाएगा, ये 1/2 है यानी कि 0.5 आएगा, और माइनस का चिन्ह है तो लगेगा ही। तो ये आ रहा है -0.5। ठीक है, ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं -0.5 मीटर, या ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2D तथा 4D, ठीक है, 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुल्य क्षमता ज्ञात करना है, दो लेंस दिया है, दो लेंस का क्षमता दिया है, अब इसका तुल्य क्षमता निकालना है तो क्या होता है देखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, P = P1 + P2। अब यहाँ पे कितना भी हो आगे जहाँ तक भी बोले, यहाँ पर अब 2 ही ठोक दिया है तो मैं P2 तक ही लिया हूँ, 3 दिया तो P3 लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, सिंपल जितना भी दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे, 2D प्लस यहाँ से आ गया 4D, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6D। तो तुल्य क्षमता कितना हो जाएगा, तुल्य क्षमता हो जाएगा 6 डायोप्टर 6 डायोप्टर, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। एक मनुष्य है जिसको 75 सेंटीमीटर यानी पास है, पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है कोई, ठीक, तो पास की वस्तु नहीं दिखाई देने के कारण जो दृष्टि दोष होता है उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, या इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये उल्टा है थोड़ा सा समझने में, लेकिन याद ऐसा ही रखना है। जो देखिए, जब दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो अभी हमको पूछा है कि पास है ना, देखिए 75 सेंटीमीटर यानी पास है, तो पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि इसमें कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, या इसी को कहते हैं दूरदृष्टि दोष, किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, हमको पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष को कौन से लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है। तो अब हमको मालूम है कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की जो वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती दूरदृष्टि दोष में, तो पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो पास की वस्तु को देखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बड़ा करके हमको दिखे, यानी कि क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे उत्तल लेंस उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मायोपिया में होता है, तो पहले जान लेते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया, या इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, यहाँ पे पूछा गया है मायोपिया क्या होता है, तो यहाँ पर निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, लाल रंग की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक, अब इसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण ही उपयोग करेगा ये। ठीक है, ये एक दर्पण उपयोग करना पड़ेगा यहाँ पे। ये एक दर्पण जो रहेगा इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम लंबाई पूछा है, तो न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो उस दर्पण की जो लंबाई होगी वो दिए हुए वस्तु की लंबाई की जस्ट आधी होनी चाहिए। अगर न्यूनतम चाहिए तो न्यूनतम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जितना भी इसकी लंबाई है उसका कम से कम कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो 1.5 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पॉइंट लग जाएगा 7 बार में और फिर एक 5 बार में। ठीक है, ये आएगा 0.75 मीटर आ रहा है। तो ये जो दर्पण हम उपयोग कर रहे हैं ये कम से कम कितना मीटर लंबा होना चाहिए, 0.75 मीटर लंबा होना चाहिए, ताकि ये अपना पूरा प्रतिबिंब इस पर देख सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको दे रखा है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। 2 समांतर दर्पण हैं, इस तरीके से अगर लगा दिए जाए, ये एक इधर, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये समांतर हो जाएंगे। अब इनके बीच प्रतिबिंब देखना है, तो प्रतिबिंब कितने बनते हैं, इसकी संख्या का एक फॉर्मूला होता है, n = होता है 360/θ-1। ठीक है, n मतलब जितने प्रतिबिंब हैं उनकी संख्या, और थीटा जो होता है कि दोनों दर्पण को किस कोण पर रखा गया है। अब चूंकि इस प्रश्न के हिसाब से दोनों दर्पणों को समांतर रखा गया है। ठीक है, समांतर रखा गया यानी कि उनके बीच का जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रख देते हैं यहाँ पे थीटा की जगह 0, 360 बटे यहाँ आ जाएगा 0 -1। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या के बटे में जब 0 आता है तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, अनंत -1। ठीक है, अब अनंत में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, ये अनंत ही रहेगा। ठीक है, अनंत में कुछ जोड़ दीजिए कुछ घटा दीजिए, वो मान हमेशा अनंत ही रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ये अनंत रहेगा। अब हमको पूछा है कि कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, तो ये n का मान हमारा अनंत निकला है,
यानी कि कितने प्रतिबिंब देख सकते हैं? अनंत प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, अगर दो दर्पण समांतर हैं तो उनके बीच अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट है कि दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब हमको पूछा जा रहा है कि दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा, AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा। ठीक है, हमको ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमन नाम के वैज्ञानिक ने नापा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और प्रकाश का वेग होता कितना है? ये होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये ध्यान में रखना, ये प्रकाश का वेग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। किसी भी प्रकाश का अगर रंग निश्चित करना है वो कौन से रंग का है, तो वो हमेशा किसके द्वारा किया जाएगा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। तो देखिए प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसका कारण क्या है? पहला आपको दे रखा है ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, दूसरा दिया है विद्युत क्षेत्र से, तीसरा दिया है चुंबकीय क्षेत्र से, डी दिया है ए तथा बी दोनों से। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ए तथा बी दोनों होना चाहिए, तो ए तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आ गया तो उसको उत्तर ले नहीं सकते। ठीक है, और बाकी जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। वैसे जो प्रकाश जो होता है, याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, मतलब प्रकाश क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय का गुण होता है प्रकाश में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है तो इसका उत्तर आप जब लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस आए हैं तो उसका आंसर चुंबकीय क्षेत्र लिया है। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय होता है, यानी कि उसमें क्या होता है? विद्युत और चुंबक दोनों प्रकार के वो गुणों को प्रदर्शित करता है प्रकाश। ठीक है, इस वजह से वो निर्वात में गमन करता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में ये आया है, ये लिया है आंसर चुंबकीय क्षेत्र, इस वजह से हम यही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है। तो लाल रंग नीले रंग से, एक रंग दूसरे रंग से भिन्न होता है किसमें? आवृत्ति में, आयाम में, तरंग दैर्घ्य में, और एक दिया सभी में, तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी में। एक रंग और कोई दो रंग है उसमें आवृत्ति अलग होगी, आयाम अलग होगा, तरंग दैर्घ्य अलग होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, पहला दिया बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, तेजी से घटता है। तो देखिए किसी माध्यम का ताप बढ़ जाए या घट जाए, इससे प्रकाश के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। माध्यम की सघनता से प्रकाश के वेग में परिवर्तन आएगा। ठीक है, माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा प्रकाश का वेग वहाँ उतना कम होगा, माध्यम जितना ज़्यादा विरल होगा वहाँ पे प्रकाश का वेग उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन ताप से वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना, ध्यान रखिएगा कि माध्यम का ताप बढ़ता है तो प्रकाश का वेग क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ठीक है, तो अगर वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी से आकाश का रंग पूछा गया है। देखिए जैसे चंद्रमा से अगर हम आकाश देखना चाहें तो चूंकि चंद्रमा में क्या नहीं होता? वायुमंडल नहीं होता, तो वहाँ पे सब कुछ क्या दिखाई देता है? काला। वैसे ही पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी पे वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग क्या दिखाई देगा? सेम हो जाएगा, फिर वैसे ही काला ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही। ठीक है, तो इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।